रेडिट कहानियाँ में आपका स्वागत है, जहां हम वास्तविक लोगों की कहानियों और अनुभवों को एक साथ तलाशते हैं। जहां ओपी अपने विषाक्त नियोक्ता को बंद करवा देता है। पंख, टायरानोसॉरस से हमारी अगली रेडिट पोस्ट। मुझे लोगों की तस्वीरें लेना पसंद है, इसलिए जब मुझे एक फोटो स्टूडियो में नौकरी मिली तो मैं बहुत खुश था। यह एक चेन थी, इसलिए ये सुपर उच्च गुणवत्ता वाले काम की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी यह बहुत बढ़िया था। मैंने एक फोटो स्टूडियो में नौकरी ली। विशेष रूप से बहुत प्यारे बच्चों की बहुत सारी तस्वीरें। कंपनी की 3 हड़ताल नीति थी। एक बार जब आपके साथ 3 स्ट्राइक्स थीं, तो आप फायर्ड कर दिए जाते हैं। उन्होंने आपसे प्रत्येक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि स्ट्राइक के बीच कितना समय गुजरा था। एक बार जब आपको स्ट्राइक मिल जाती है तो वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, यह एक महान बिजनेस मॉडल नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे 2 स्ट्राइक मिली जो बहुत ही उचित थी। एक दिन मैं काम से चूक गया क्योंकि मैं अलार्म सेट करना भूल गया था। अत्यधिक अनियमित शेड्यूल और इस पर नज़र रखना हमेशा आसान नहीं था। मुझे दूसरी बार स्ट्राइक मिली क्योंकि मैंने गलती से अगली शिफ्ट की शुरुआत से पहले एक फोटो शूट शेड्यूल कर दिया था। मुझे उन माँ और बेटी के लिए बहुत बुरा लगा जो अपनी तस्वीरों के लिए जल्दी आ गईं, और मैंने उन्हें फोटो फी रिडेम्पशन और माफ़ी के साथ सब कुछ सुझाने में मदद की। लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए दूसरी स्ट्राइक मिली। अब आखिरी स्ट्राइक के लिए मुझे वास्तव में क्रिसमस के आसपास एक ही दिन में 2 स्ट्राइक मिली। हमारा स्टोर पर काम बहुत याडा हो गया है। हमें दोगुने लोगों को रखना होगा चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए, और उस दौरान मैं एक नए कर्मचारी को प्रशिक्षण दे रहा था। उसके फोटो शूट में उसकी मदद कर रहा था। मेरे फोटो शूट में पैसे खर्च कर रहा था। पासपोर्ट फोटो ले रहा था। नई लड़कियों को सभी नियम सिखा रहा था आदि। यह एक बुरा सपना था जिसने इसे और भी बदतर बना दिया था। ग्राहक ने उस दिन मेरे बारे में 2 शिकायतें प्रस्तुत कीं। इस ग्राहक को लगा कि मैं उस पर तस्वीरें खरीदने के लिए दबाव डाल रहा हूँ। वस्तुतः इस कंपनी को केवल फोटो पैकेजों पर जोर देने की चिंता है, और मुझे लगातार इसे और अधिक ऊर्जा के साथ करने का निर्देश दिया गया क्योंकि मैंने पर्याप्त लोगों को यह महसूस नहीं कराया कि उनकी फोटोज बहुत बढ़िया हैं। मैंने ग्राहक को केवल मुफ्त चीजें देने के बजाय पैसे खर्च करने के लिए राजी किया। ठीक वैसे ही जैसे कंपनी हमेशा मुझ पर ऐसा करने के लिए कहती रहती थी, और मुझे इसके लिए शिकायत मिली, और फिर दूसरी शिकायत तो और भी हास्यास्पद थी। ग्राहक को लगा कि मैं दूसरे फोटोग्राफर के साथ बहुत ज्यादा बॉसी हो रहा हूँ, जो अभी तक नहीं जानती थी कि अपना काम कैसे करना है, इसलिए मुझे उसे बताना पड़ा कि काम कैसे करना है। जाहिर तौर पर मैं उसे काम करने का तरीका बताने के लिए यह नौकरी से निकाले जाने का हकदार हूँ। मेरा दिल टूट गया था। अब कुछ साल हो गए हैं, इसलिए मैं इससे उबर चुका हूँ। लेकिन मैं एक फोटोग्राफर के रूप में काम करके बहुत खुश था। लेकिन यहीं से मलिलायंस कंप्लायंस सामने आता है। आप देखें, अपने स्वभाव के कारण मैं बहुत सारे काम करता हूँ जो वास्तव में मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूँ। मुझे हेल्पफुल महसूस करने में आनंद आता है। लेकिन वे मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि मैं चीजें बेचूं या लोगों को प्रशिक्षित करूं, जैसा कि उन्होंने सचमुच मुझे करने को कहा था। इसलिए अपनी नौकरी के आखिरी 2 हफ्तों के लिए मैंने सभी अतिरिक्त चीजें करना बंद कर दिया। मैंने जमा राशि के लिए सारा पैसा गिनना बंद कर दिया। यह मैनेजर का काम था, भले ही उसने मुझसे ऐसा करवाने के बाद आधे साल में ये काम मैनेजर ने नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि उसे केवल जमा करने के लिए उन दिनों में आना पड़ता था जब वो काम नहीं करती थी। मैंने सक्रिय रूप से ग्राहकों की रिक्वेस्ट्स करना बंद कर दिया है।
जो कि हर एम्प्लॉय को अपने खाली समय में करना चाहिए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पिछले ग्राहकों को कॉल करें और पास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास उन लोगों की तलाश करें जिन्हें आप तस्वीरें लेने के लिए मना सकते हैं। सबसे अच्छी रणनीति हमेशा नए बच्चों वाले लोगों को ढूंढना था। उन्हें बताएं कि उनका बच्चा कितना सुंदर है और उन्हें शूट के बाद उनकी एक तस्वीर का मुफ्त प्रिंट देने की पेशकश करें। लगभग कोई भी इसे नहीं छोड़ता क्योंकि उनके पास रखने के लिए एक वंडरफुल फोटो है। मुझे ऐसा करने में कोई गलती महसूस नहीं हुई क्योंकि इससे वास्तव में लोगों को खुशी हुई। मैंने हर उस बातचीत के मेटिकुलस नोट्स लेना बंद कर दिया जो फॉलो अप करने लायक थी। मैं अगली पारी के लिए एक नोट बनाता था कि ग्राहक एक्स कैसे रुचि रखता था, जैसे ग्राहक आश्वस्त नहीं था और ऑफर का एक सरल रिमाइंडर उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। या मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नोट बनाऊंगा जो अपने पासपोर्ट फोटो भूल गया है और उसने पहले ही भुगतान कर दिया है या नहीं। और फिर मेरे आखिरी दिन सबसे सच्चा मैलिशियस कंप्लायंस हुआ। वे चाहते थे कि मैं चला जाऊं, इसलिए ठीक है। मैंने अपना नाम टैग लिया और इसे पैक कर लिया। मैं गया फोटो स्टूडियो और बच्चों के खिलौने ले लिए जो मैंने बच्चों को सहयोग करने के लिए खरीदे थे। मैंने उन सभी चीजों को साफ किया जो मैंने तैयारी के लिए बड़े करीने से रखी थी और उन्हें वापस स्टोर में रख दिया। मैंने काउंटरों को साफ किया, सभी नोट और पासपोर्ट फोटो जिनका उस दिन दावा नहीं किया गया था वो अलग रख दिए, क्योंकि तकनीकी रूप से हमें यही करना था। साथ ही वहां 9 महीनों तक काम करने के दौरान कई मुद्दे सामने आए थे जिन चीजों के साथ हमने काम किया था, जैसे पासपोर्ट फोटो के लिए हमें एक कटर की आवश्यकता थी, किनारों को जल्दी और सफाई से काटने के लिए पेपर ट्रिमर, और जब मैंने काम शुरू किया था तो हमारे पास एक था लेकिन वह टूट गया। मैंने रिप्लेसमेंट खरीदा और वह भी टूट गया। फिर भी हमें एक की जरूरत थी, इसलिए मैं दूसरा रिप्लेसमेंट लाया। हमारा स्टेपलर भी चोरी हो गया, कोई चिंता नहीं, मेरे पास एक था घर पर जिसका हम उपयोग कर सकते थे जो मैं लाया था। साथ ही स्टोर की चाबियां बहुत छोटी थीं, उनका रंग इतना फीका था कि पूरे दिन में वे लगभग 30 बार उपयोग में आती थीं और खो जाती थीं। इसलिए मैंने बॉस की अनुमति से चाबियों से जोड़ने के लिए एक बड़ी नीली रोएदार चाबी का गुच्छा खरीदा। हमने फिर कभी चाबियां नहीं खोईं, हममें से किसी ने भी नहीं। हमारे पास ये चिन्ह था जिसे हम उपयोग करते थे और मेरे बॉस ने एक दिन फिसलने के बाद गलती से उस चिन्ह पर कॉफी फेंक दी थी, इसलिए मैंने एक नया करवाने के लिए अपने रास्ते से हटकर एक प्लास्टिक आस्तीन खरीदी। इसके लिए और इसे एक कार्डबोर्ड बैकिंग के साथ सेट करें ताकि यह टूटे या बर्बाद न हो। ये पुराने से बेहतर था, इसलिए जब मैं चला गया तो निश्चित रूप से मैं अपना साइन, कीचेन, पेपर ट्रिमर, स्टेपलर, खिलौने और विशेष रूप से शटर ले गया। हमारे कैमरे में एक शटर बटन लगा हुआ है जो आपको तस्वीरें खींचते समय इधर-उधर घूमने की अनुमति देता है। फिर इससे छोटे बच्चों को मदद मिली क्योंकि वे दिशा निर्देश नहीं समझते हैं, इसलिए आपको शारीरिक रूप से उनका ध्यान कहीं और आकर्षित करने में सक्षम करना होता है। ये तार चिल गया था और बदला नहीं गया था। इससे मुझे इतना बुरा झटका लगा कि मेरी त्वचा जल गई, इसलिए मैंने इसे कैमरे से हटा दिया और अपना कैमरा बटन यूज करना चालू किया। मुझे अगले दिन एक फोन आया जिसमें मुझसे पूछा गया कि मैंने कंपनी की सप्लाइज चुराने की हिम्मत कैसे की। मैंने शांति से जवाब दिया कि ये सब मेरी है और मैंने इसे अभी वापस ले लिया है। वे वस्तुएं जो मेरी थीं और वे टूटे हुए पेपर ट्रिमर को रख सकते थे जिन्हें मैं लाया था। मैंने उनके लिए पेपर क्लिप का एक बॉक्स भी खरीदा क्योंकि उनके पास अब स्टेपलर नहीं था। स्टोर 2 महीने बाद ही बंद हो गया।
क्या ये पागलपन नहीं है जब आप अपने सबसे कठिन कर्मचारी को उन चीजों के लिए निकाल देते हैं जो आपने उन्हें करने के लिए कहा था, तो अन्य कर्मचारी उसी चीज के घटित होने की संभावना के बारे में कम उत्साहित होते हैं और किसी और ने उस स्टोर को लाभदायक बनाए रखने के लिए उतनी मेहनत नहीं की जितनी मैंने की थी। ओह, और संदर्भ के लिए अन्य जिस कर्मचारी को मैं प्रशिक्षण दे रहा था और ग्राहक को लगा कि मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूं, उसने हमारे मैनेजर की ओर ऐसे देखा जैसे वह इनसेन हो गई हो जब उसे पता चला कि मुझे निकाल दिया गया है। उसने कहा कि वह इस जानती थी कि मैंने अपनी आवाज केवल इसलिए उठाई थी क्योंकि शोर इतना तेज था कि कोई भी मुझे सुन नहीं सकता था। अन्यथा उस सहकर्मी ने वास्तव में मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह चिंतित थी कि यह उसकी गलती थी। मेरे निकाले जाने के तुरंत बाद वो कर्मचारी अपना गैलरी शो करके काम छोड़कर चला गया। यार, मैंने कंपनियों द्वारा अपने नंबर 1 कर्मचारी को नौकरी से निकालने की एक के बाद एक कहानी पढ़ी और फिर अचानक उनका कारोबार खराब हो गया। और यह ऐसा है जैसे यार तुमने क्या उम्मीद की थी। हमारी अगली रेडिट पोस्ट जो मोंडो से है। मेरी दादी एक इमिग्रेंट या आप्रवासी थीं, जिन्हें 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनकी अपनी मां की मृत्यु हो गई थी। सबसे बड़ी बेटी होने के कारण अपने सभी छोटे भाई बहनों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी थी। नतीजतन उन्होंने कभी भी गणित में बुनियादी पढ़ाई से ज्यादा कुछ नहीं सीखा और हालांकि उन्होंने विवाहित थी और उसके अपने बच्चे थे, वो घर की आय बढ़ाने के लिए घर से बाहर काम करती थी। अक्सर अपने बच्चों के लिए सफाई और अन्य कम वेतन का काम करती थी। अधिकांश समझदार लोग थे, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी पूरी तरह से पैरासाइट थी। उसे जो कुछ भी मिल सकता था लेने में कोई समस्या नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी कर्जों पर अपनी माँ का सह हस्ताक्षर किया और उसे चुकाने के लिए उसे छोड़ दिया। बहुत अधिक शिक्षा न लेने के बावजूद मेरी दादी अपने तरीके से एक बुद्धिमान व्यक्ति थीं, लेकिन तब नहीं जब बात उनके अपने बच्चों की हो और विशेष रूप से उनकी फ्रीलोडिंग या भीख मांगी वाली बेटी की नहीं। अपनी बेटी को उसका दुरुपयोग करने से रोक नहीं सकी मेरी दादी अंततः कैंसर से बीमार हो गईं। उनके बच्चों ने उनकी देखभाल की, सिवाय इसके कि आपने अनुमान लगाया कि यह सबसे छोटी पैरासाइट बेटी है। उनकी मृत्यु शैया पर मेरी दादी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बताया कि वह फ्रीलोडर के बारे में चिंतित थी और उसने बात जारी की जहां उसने अपना सारा पैसा रखा था। वो ज्यादा नहीं था, शायद 700 रुपये या उसके आसपास, और फिर उसने अपने सबसे बुजुर्ग को बताया। और फिर उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी से कहा कि जब वह मरेगी तो उसे सब कुछ मूंछ को दे देना है। मेरी दादी के मरने के बाद उसकी सबसे बड़ी बेटी को अपनी मां के आखिरी पैसे अपनी बहन की दयनीय पिशाचिनी को देकर पेट भरना पड़ा, लेकिन इसे और अधिक सहनीय बनाने के लिए उसने फैसला किया इसे $10 प्रति माह की किस्तों में भेजकर ऐसा करने के लिए। तो उसने वर्षों तक यही किया, हर महीने सिर्फ $10, किसी भी चीज पर खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं, यहाँ तक कि उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए भी पर्याप्त नहीं। लगभग ऐसा जैसे कि यह कुछ भी नहीं था जिसकी मैं हमेशा प्रशंसा करती। मेरी बड़ी चाची वह जानती थी कि कैसे द्वेष रखना है। टिप्पणियों में किसी ने ओपी से पूछा कि परजीवी बेटी के साथ क्या हुआ और ओपी ने जवाब दिया, उसने अपने भाई बहनों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफल नहीं रही। उसने मेरे पिता से सह हस्ताक्षर करवाया, क्रेडिट कार्ड या ऋण या कुछ और फिर उस पर $10,000 का कर्ज लेकर छोड़ दिया। उसके बाद उसने उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया। वह अपनी अविश्वसनीय निम्न जीवन शैली में चली गई, हमेशा एक कंजूस आदमी से दूसरे आदमी के पास जाती रही। मुझे ये सोचने से नफरत है कि मेरे पास कोई समान जीन है। दूसरी ओर, मेरी दूसरी चाची के साथ भी मेरे जीन समान है और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं संजोता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।
अगली बार अद्भुत नई कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।